10वीं वर्ग के विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे। हम लोग पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 2 पाठ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग को पाठ 3 में मुद्रा, बचत और साख के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग मुद्रा, बचत एवं साख का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहला मुद्रा है। साधारण तौर पर मुद्रा का अर्थ सिक्का अथवा रुपया पैसा होता है। इतिहास के अनुसार भारत में सिक्के अथवा मुद्रा का आविष्कार 700 ईस्वी पूर्व में अर्थात ईस्वी सन शुरू होने से 700 वर्ष पहले, आज से लगभग 27 वर्ष पहले हुआ था, जिसका नाम निक्स अथवा शतमान था, जो सोने का बना होता था। ऐसे मुद्रा का परिभाषा अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दिया है, जिसमें कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम मुद्रा की परिभाषा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर हार्टले-विट्स ने दिया था। हार्टले-विट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किंतु यह परिभाषा मुद्रा को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका। अतः मुद्रा का सबसे अच्छी परिभाषा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोलबर्न ने दिया। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। कोलबर्न का कहना था मुद्रा वह है जिसके द्वारा किसी वस्तु का मूल्य मापा जा सकता है और कोई भी बाजार से उधार ली गई वस्तु का मूल्य चुकाया जा सकता है। तो यह मुद्रा का परिभाषा हुआ। मुद्रा की परिभाषा हुआ। अब आगे हम लोग बचत का अर्थ जानेंगे। समान अर्थों में बचत का अर्थ होता है बची हुई शेष राशि, अर्थात खर्च करने के बाद जो राशि बच जाती है उसे बचत कहा जाता है। किंतु अर्थशास्त्र में आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है तथा 75 रुपया प्रतिदिन आवश्यकता की वस्तु पर खर्च कर देता है, तो 100 रुपये में से 75 रुपये घटाने के बाद जो शेष 25 रुपये बचते हैं वह बचत कहलाता है। किंतु प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्राउथर के अनुसार बचत किसी व्यक्ति की आय का वह भाग है, किंतु प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार बचत किसी व्यक्ति के आय को उस भाग को कहते हैं जो आवश्यकता की वस्तु पर व्यय नहीं की जा सकती। तो यह बचत का परिभाषा हुआ। अब तीसरा है साख। समान अर्थों में साख का अर्थ विश्वास अथवा भरोसा है।
किंतु अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने एवं भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से है। किंतु अर्थशास्त्र के अनुसार, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जीड के अनुसार, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो किसी वस्तु के भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बाजार से किसी दुकानदार के पास से 15 दिनों के लिए कोई वस्तु उधार खरीदता है और यदि 15 दिन के अंदर उधार ली गई वस्तु का मूल्य चुका देता है तो उस दुकानदार को उस व्यक्ति के प्रति साख अथवा विश्वास जम जाता है। तो हम लोग मुद्रा, बचत और साख का अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके। अब हम लोग पहले देखेंगे, जब भारत में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति करना काफ़ी कठिन हो जाता था। जैसे प्रारंभ में जब जनसंख्या कम थी तो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं से कर लिया करता था। किंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, मनुष्य की आवश्यकताएं में भी वृद्धि होती गई। ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपनी द्वारा बनाई गई वस्तु से आवश्यकताओं को पूरा करना जब संभव प्रतीत नहीं होने लगा तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेन देन, अदला बदली को प्रणाली को अपनाया। और लेन देन, अदला बदली को प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है लेन देन अथवा अदला बदली की प्रणाली। जब विश्व के साथ साथ हमारे देश में सिक्के का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताएं लेन देन, अदला बदली के द्वारा ही पूरा किया करता था। जैसे किसी व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता थी और किसी व्यक्ति को चावल की आवश्यकता थी तो वह कपड़ा देकर चावल लिया करते थे, अर्थात अदला बदली लेन देन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। तो पहले हम जानेंगे कि वस्तु विनिमय क्या है। समान अर्थों में वस्तु विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, अदला बदली। किंतु अर्थशास्त्र में वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है कि एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, लेन देन किया जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु से लेन देन किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव थी जब एक की आवश्यकता दूसरी की आवश्यकता की वस्तु मानी जाती थी। ऐसा नहीं होने पर वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यदि हमारी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु नहीं मानी जाती थी और दूसरे व्यक्ति की वस्तु हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं मानी जाती थी, वैसी स्थिति में लेन देन, अदला बदली प्रणाली काफ़ी कठिन साबित होता था और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अतः हम लोग आज इस अध्याय के अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ता था उसके बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात लेन देन की प्रणाली में उस समय मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
इससे पहला कठिनाई है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब एक ही आवश्यकता दूसरे से मेल खा जाए, अर्थात हमारी वस्तु आपको चाहिए और आपकी वस्तु हमको चाहिए, तभी अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली संभव था। किंतु यदि ऐसा नहीं होता था कि यानी हमारी वस्तु आपको चाहिए किंतु आपकी वस्तु हमें नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वस्तु विनिमय प्रणाली, लेन देन की प्रणाली में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो निम्नलिखित उदाहरण द्वारा हम आप लोग को स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका में एक समुद्री जहाज का कप्तान लेफ्टिनेंट कैमरन एक नदी पार करना चाहता था। उसके पास तांबे का तार था। नदी पार करने के लिए नाविक उसे हाथी का दांत मांग रहा था। ऐसी स्थिति में कैमरन को बड़े समय, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति आया, उसके पास हाथी के दांत तो था, लेकिन हाथी के दांत के बदले में वह कपड़ा चाहता था। कैमरन के और इंतजार करने पड़ा। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद तीसरा व्यक्ति आया, उसके पास कपड़ा था और कपड़ा के बदले में वह तांबे के तार चाहता था। अतः कैमरन ने तांबे के तार देकर कपड़ा लिया, कपड़ा देकर हाथी दांत लिया और हाथी दांत देकर नदी को पार किया। इस प्रकार कैमरन को पूरे दिन गुजर गया। तो यही आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी कठिनाई थी मूल्य के समान मापक का अभाव। जब हमारे देश में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसी भी वस्तु का सही मूल्यांकन करना अर्थात मूल मापना काफी कठिन कार्य था। जैसे एक सेर घी के बदले कितने मन चावल दिया जाए, क्योंकि एक सेर घी का मूल्य का मापना कठिन था कि उसके बदले कितना चावल दिया जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी कठिनाई थी मूल संचय का अभाव। संचय माने जमा करना होता है। जैसे पहले भी अब आज भी हम लोग दैनिक जीवन के उपभोग के लिए अनेक वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जिनकी उपयोगिता कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे मछली, हरा साग सब्जी, फल आदि, इसकी उपयोगिता कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो ऐसी वस्तुएं जैसे मछली, फल, हरी साग सब्जी यदि एक दिन में बिका, पहले दिन बिक गया तो ठीक है। पहले दिन यदि अदला बदली कोई कर लिया तो ठीक था। यदि पहले दिन उस वस्तु का अदला बदली नहीं हो सका तो वस्तु दूसरे दिन जो मायूस हो जाती थी, जो देहात में कहा जाता है कि सूख जाता था, मौरा जाता था, तो उसे अदला बदली करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और वह वस्तु सड़ गल कर नष्ट हो जाता था, जिसके कारण उसका मूल्य भी जमा नहीं किया जा सकता था, मूल्य संचय नहीं किया जा सकता था। तो तीसरा है मूल्य संचय का भाव। चौथा है सह विभाजन का भाव। जब हमारे देश में या विश्व में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो कुछ ऐसी वस्तुएं हमारे देश में जिसका विभाजन आज भी संभव नहीं है। तो ऐसी वस्तु जिसकी विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उनका विभाजन किया जाए तो उस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वैसे समय में
वैसी वस्तुएं जिनकी उपयोगिता विभाजन करने के उपरांत समाप्त हो जाती है, उसका बराबर बराबर विभाजन करना संभव नहीं था। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप देता हूँ, 4 भाई है, उसके पास एक गाय है। अब चारों में बांटने की नौबत आता था। उस समय जब मुद्रा का आविष्कार नहीं था, तो यदि गाय को 4 भाग विभाजित किया जाए तो गाय की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती। किंतु जब आज मुद्रा का आविष्कार हो गया है तो 4 भाई है, एक गाय है, तो बाजार में गाय को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर चारों भाई आपस में बराबर और बांट ले सकते हैं। किंतु जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं था, उस समय वैसी वस्तुएं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसके विभाजन करने पर उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसका बराबर बराबर विभाजन करना संभव नहीं था। वस्तु विनिमय की 5वीं कठिनाई है मूल हस्तांतरण का भाव। हस्तांतरण का अर्थ होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। मूल हस्तांतरण, जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय मूल हस्तांतरण करना काफी असंभव था। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, उसको समझिए। जैसे किसी व्यक्ति को हंसपुरा मकान है, उस समय था जिसमें मुद्रा का आविष्कार नहीं था, वो अपने हंसपुरा वाला मकान को बेचकर दिल्ली में मकान खरीदना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे क्या दिल्ली वाले हंसपुरा के मकान से बदलने के लिए कोई तैयार नहीं होते होंगे, क्योंकि दिल्ली तो महानगर है, पूरा छोटा एक बाजार है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता होगा कि हंसपुरा वाला मकान को छोड़कर दिल्ली में उसको मकान खरीदना होगा। किंतु आज जब मुद्रा का आविष्कार है, तो यदि कोई व्यक्ति हंसपुरा से मकान बेचकर दिल्ली में खरीदना चाहता है, तो आसानी से हंसपुरा वाला मकान बेचकर उसका मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रे से दिल्ली में जाकर मकान खरीद सकता था। तो मुद्रा के आविष्कार के बाद मूल हस्तांतरण का जो समस्या था वह समाप्त हो गया है। किंतु मुद्रा के आविष्कार के पहले मूल हस्तांतरण की समस्या बनी हुई थी। तो जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जब मनुष्य अदला बदली लेन देन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, तो लेन देन अदला बदली की प्रणाली को और शास्त्र में वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।